नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कई लोग जो गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही रहते हैं, आखिरकार वो दम तोड़ देते हैं, लेकिन गरीबी से बाहर नहीं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जन्म तो लिया था गरीब परिवार में, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी थी, वो गरीबी को दरकिनार कर दिया था। अब वो पैसे वाला बन चुका था। लेकिन ये घटना उसके साथ में ऐसा क्या घटी थी जिसकी वजह से गरीबी छोड़ कर के अमीरी में आ गया था। आइए इस घटना को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये आज की जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है अजीत। अजीत ट्रक ड्राइवर। लेकिन ये कहानी उनकी नहीं है, उनकी एक जानने वाली दोस्त की है। ये घटना अजीत बताते हैं कि साल 2004 के आसपास की है। अजीत कहते हैं कि वो जो कहानी जिसका बता रहा हूँ ना, वो जो लड़का था उसका नाम था भरत। भरत ट्रक ड्राइवर, वो भी अब ड्राइवर था और खुद उसका अपना ट्रक था। वो पहले ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था। जब उसकी उम्र लगभग 23-24 साल की थी, तब वो एक ट्रक ड्राइवर के पास ट्रक का अवगुण विद्या सब सीखने के लिए किया था कि मैं भी अब ट्रक ड्राइवरी सीख लूँगा तो कुछ 2-4 पैसे मैं भी कमाऊँगा। वो गरीब परिवार का लड़का था और उसकी दिली इच्छा थी कि मैं भी एक दिन अब बढ़िया सा ट्रक ड्राइवर बनूँगा, मैं भी ट्रक का अब ड्राइवरी करूँगा। लेकिन जिस ट्रक पर वो काम करता था ना, जो उस्ताद थे, अब उसकी परवाह ज़्यादा नहीं करते थे। बस नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। बस ट्रक का साफ सफाई कर, टायर बदलना, ऐसे ऐसे मोटे मोटे काम जो भारी काम होता था, अब उसका जिम्मा यही था। अब वो तो लड़का गया था एक तरह से ट्रक ड्राइवर बनने के लिए, लेकिन उसको जो उस्ताद थे ना, मौका ही नहीं दे रहे थे भरत को। भरत सब कुछ चाहता था कि चलो उस्ताद का दिल एक दिन ज़रूर पसीजेगा और वो अपनी विद्या मुझे ज़रूर सिखाएंगे, मुझे ट्रक ड्राइवर ज़रूर बनाएंगे। बड़ा ही सेवा करता था उस्ताद को, हर चीज़ के लिए तैयार खड़ा रहता था। लेकिन उस्ताद बड़ा कठोर थे, वो इतना जल्दी पिघलने वाले में से नहीं थे। अब जो भरत था ना, अब समझ गया था कि ये उस्ताद तो हमें ट्रक ड्राइवर बनाएंगे नहीं। मन उसका उचट चुका था, खट्टा हो चुका था। अब दूसरे ट्रक पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ट्रक ड्राइवर लेने को तैयार नहीं था। क्योंकि उनके पास कोई ना कोई लड़का होता था और दूसरा वो पूछते थे कि किसके ट्रक पर काम करते हो, और तब भरत बताते थे कि मैं फलाने उस्ताद के पास करता हूँ। अब एक तरह से जो उस्ताद थे ना, ट्रक ड्राइवरों की दुनिया में खौफ की तरह थे। किसी से भी उलझ जाते थे, किसी से भी पंगा ले लेते थे। अब वो फेमस थे। लोग बाग जो ड्राइवर थे बेचारा, वो डर जाते थे कि नहीं बाबा नहीं, तुम उस्ताद के पास में काम करते हो ना, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। अब एक तरह से जो भरत थे ना, बड़े परेशान हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पैसा कौड़ी से तो पहले ही गरीब थे, अब वो किसी तरह से अब ट्रक ड्राइवरी का काम सीखना चाहते थे, लेकिन वो भी अब उनको सफलता नहीं मिल रही थी। और वो जो उस्ताद थे ना, दिन या रात हो, जब भी उनकी इच्छा करता था, ट्रक किसी ढाबा पर रोक देते थे और खाना पीना और साथ में दारू भी पीते थे। जब दारू का नशा चढ़ जाता था, आराम से अपना पैर फैला के सो जाते थे, और जब दारू का नशा उतरता था, तब वो अपने काम पर चल देते थे। ऐसा ही उनका रवैया था। भरत बताते हैं कि ऐसे ही उत्तराखंड में हुआ था। अब वैसे जो भरत थे ना, राजस्थान के रहने वाले थे, और वो जो उस्ताद थे वो भी राजस्थान के ही थे। वो लोग उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, और जो उनके उस्ताद थे ना, वो दिन के समय में अब 3-4 बज रहा था, ट्रक ढाबा पर रोक दिए। अब फिर दारू वारू पीकर खाना वाना खा करके चारपाई पर पसर गए थे, ढाबा की चारपाई पर। अब इसके बाद भरत समझ गए थे कि मुझे क्या करना होगा। बस उनके जागने से पहले मुझे ट्रक की अच्छी तरह सफाई करनी पड़ेगी। अगर उस्ताद नींद से जग गए, नशे से अब उनकी आँख खुल गई, तो सबसे पहले आकर के पूरा गाड़ी का मुआयना करते हैं
कहीं पर भी गंदगी उनको नजर आता है ना, तो भरत की सामत आ जाती है। अब बहुत डरते थे भरत अपने उस्ताद से। वो अपने काम में लग चुके थे। अब ट्रक की साफ सफाई करते जा रहे थे। अपने मन को कोसते जा रहे थे कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मुझे इस ट्रक पर आना ही नहीं चाहिए था। अभी मैं तो ट्रक चलाना भी नहीं सीख पा रहा हूँ, तो क्या करूँ। अब सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा तो मैं अब इस ट्रक को छोड़ करके अपने गांव में चला जाऊंगा, कुछ अलग काम कर लूँगा, कुछ अलग सी नौकरी कर लूँगा। लेकिन क्या फ़ायदा, इस लाइन में रह कर के उस्ताद मुझे ट्रक चलाने को देते ही नहीं, ना सिखाते हैं, तो मैं यहाँ पर खाम खा पड़ा हूँ। एक तरह से भरत जो थे ना, मन ही मन उस्ताद से खफा थे, लेकिन खोल के कभी उनके सामने बोल नहीं पाते थे और अपने काम में व्यस्त थे। ढाबा अब एक तरह से शाम का टाइम हो चुका था। अब कुछ ही ड्राइवर थे जो चाय पानी पी रहे थे। तभी भरत के पास अब एक शख्स आकर खड़ा हो गया था। देखने में फकीर जैसा लग रहा था। अब भरत को घूरे जा रहा था। भरत देखने में 23-24 साल के नौजुवक थे और चेहरा मोहरा भी अच्छा था, लंबे चौड़े थे। जब वो शख्स फकीर जैसा उनको घूरने लगा ना, तो भरत बोल पड़े कि बाबा मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा उस्ताद तो सो रहे हैं, दारू के नशे में है, अब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा बाबा। लेकिन वो जो फकीर जैसा इंसान था ना, वो बराबर अब जो भरत बात बोल रहे थे उनकी बात सुनकर के मुस्कुरा रहा था। भरत समझ नहीं पा रहे थे कैसा ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्या देख रहा है मेरे में। तब भरत कहने लगे बाबा मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास में एक धेली भी नहीं है, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, ना मैं आपको चाय तक पिला सकता हूँ। तो आप मेरे पास में खाम खा अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप ढाबे के अंदर जाइए और वहाँ कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। अब यही समझे थे भरत उस फकीर इंसान को, लेकिन फकीर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। भरत के समीप खड़ा और सर से पैर तक निहारे जा रहा था। जब 2-3 बार भरत बोल दिया बाबा यहाँ क्यों खड़े हो, अब अपने टाइम खराब कर रहे हो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या आप सुन नहीं रहे हो क्या। आप जाओ ढाबे में, उसका मालिक से मांगो, कुछ ना कुछ खाने पीने को आपको जरूर दे देगा, लेकिन मेरे पास उम्मीद मत करो। मैं तो खुद परेशान रहता हूँ, मैं खुद गरीबी में जी रहा हूँ, मेरे पास में एक ढेला भी नहीं है कि मैं आपको कोई मदद कर सकूं। फकीर अब शांत हो चुका था। जो मुस्कुरा रहा था ना, अब बिल्कुल मुस्कुराना बंद करके अब भरत के और नजदीक आ गया। कहने लगा कि मैं तुम्हें जान चुका हूं बेटा, तुम हो गरीब लेकिन दिल के बड़े अमीर आदमी हो, और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं ये जरूर तुमसे कहता हूं, अब बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत की दरवाजा खुलने वाला है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम खुद का अपना एक नया ट्रक ले सकते हो। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। अब भरत उस फकीर की बात सुने ना, तो अचंभे से देखने लगे कि ये फकीर क्या बोल रहा है। देखने में तो खुद ही फकीर है, कपड़े लत्ता वैसे ही पहन रखा है, ये कौन सी दरवाजे खोलने की बात कर रहा है, ये मुझे ये क्या लालच दे रहा है। भरत मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के कहने लगे बाबा देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं साफ सफाई काम में लगा हूँ। अगर मेरा उस्ताद उठ गए और ट्रक की साफ सफाई नहीं हुई तो मेरी सामत आ जाएगी। और तब वो फकीर कहने लगा अरे छोड़ो इस काम को, इस काम से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं जो बोल रहा हूँ क्या उस चीज के लिए तुम तैयार हो। भरत मुस्कुराते हुए कहने लगे बाबा धन दौलत किसको अच्छा नहीं लगता, मेरी भी बहुत चाहत है, मेरा खुद का अपना ट्रक हो। ऐसा कौन इंसान जो धन के लिए मना करेगा। ये कैसे मिलेगा, कैसे आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हो, आप हो कौन बाबा। तब फकीर जो था ना, अब कहने लगा कि बेटा मैं कोई भी हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारा भाग्य क्यों बदलना चाहता हूं, और वो जल्द ही तुम्हारा भाग्य के दरवाजा खुलने वाले हैं। अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं उस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कहते हो तुम। अब भरत उस फकीर को देख रहे थे, ये कौन है भाई, अब मुझे इतना ये सब क्यों बता रहा है,
और भी यहाँ लोग हैं, ढाबे पर लोग बैठे हुए हैं, मेरे से भी गरीब होंगे, क्या उनके पास ये अब जाके क्यों नहीं बोल सकता, मेरे पास ही क्यों आया। भरत कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उनको लगा कि फकीर उनको पका रहा है। और तब कहने लगे, बाबा देखिए, मेरे से भी गरीब अब इस ढाबा में लोग, कई लड़के काम करते हैं, जाइए ना उनके पास में, आप मेरे पास में क्यों आए हो। तब फकीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगे, बेटा अगर मैं उनमें वो खूबी होता जो तुम्हारे के अंदर में है तो मैं उनके पास जरूर जाता, लेकिन वो खूबी जो तुम में है ना, वो और किसी में नहीं है, और इसीलिए तुम्हारे पास में आया हूँ। इस रोड से गुजर रहा था और तुम्हारी आभा मंडल देख करके मुझे अब लग चुका था कि तुम कोई खास इंसान हो, और मैं तुम्हें अब उस दरवाजे की बात कर रहा हूँ, वो कोई मजाक नहीं है, वाकई तुम्हारा भाग के दरवाज़ा खुलने वाला है, बस मेरी मदद की जरूरत है। आप भरत जो थे एकदम हैरान रह गए, बाबा ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो पाएगा बाबा, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। और तब फकीर कहने लगा कि देखो बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें अमीर बनना देखना चाहता हूं, और ये काम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर ये तुम काम कर लेते हो ना, तो दरवाज़ा तो दूर की बात रहा, मैं अपने बल पर मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम एक नया ट्रक खरीद सकते हो। दरवाज़ा भूल जाओ, दरवाज़ा जब खुलेगा तब खुलेगा, उसको तो हम देख लेंगे। अब बोलो, क्या तुम मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार हो। भरत अपना सोए हुए उस्ताद को देख रहे थे कि अभी जगे तो नहीं, लेकिन अभी वो घोड़े बेच के सो रहे थे, दारू के नशे में टुल थे। तब अब एक तरह से भरत जो थे ना, फकीर की बात को अब एक तरह से अच्छा लगने लगा कि ये फकीर बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई शक्ति होगी। तब भरत कहने लगे, बाबा हमें क्या करना पड़ेगा। तब फकीर बोला कि बेटा ये लाइन को छोड़ करके तुझे मेरे साथ में चलना पड़ेगा, कुछ ही दिन हमारे पास में रहना पड़ेगा, और वो जो मेरा काम है तू कर देगा, वाकई में मैं तुझे तो अमीर बना दूंगा, तू नया ट्रक खरीद सकता है। अब भरत कहने लगे, बाबा ऐसा कौन सा काम है जो मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। तब फकीर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ बेटा, तुम्हें वो कुछ खास बात है जो औरों से अलग करती है। देखो मेरी समय भी नुकसान हो रहा है और तुम्हारा भी समय नुकसान हो रहा है, अगर तुम हाँ कहते हो तो हमारे साथ में चलो। एक तरह से अब भरत उस फकीर की बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए, इतना जल्दी ये क्यों कर रहा है। तब भरत कहने लगे, अरे फकीर बाबा, मेरा उस्ताद अभी सो रहा है और मैं उसको बिना जगाए बिना बात किए कैसे जा सकता हूँ, अब बाद में मेरे साथ में कुछ बुरा कर देगा, ये ऐसे ही अक्खड़ इंसान है। तब फकीर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम बोलो क्या ये काम करने के लिए तैयार हो। भरत लालच में फंस चुके थे, कभी उस ट्रक को देख रहे थे जिसकी सफाई कर रहे थे, और उनकी भी कई बार तमन्ना होती थी कि काश ऐसा ट्रक मेरे पास में होता, मैं खुद इस ट्रक का मालिक होता, लेकिन वो ट्रक तो उस्ताद जी का था, और वो भी नशेड़ी व्यक्ति का। आखिरकार भरत ने हाँ कह दिया कि ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ। तब फकीर कहने लगे, तुम बस यहीं खड़ा रहो, जो भी ट्रक में सामान है अब तुम बाहर निकाल लो अपना, और ख़ास ज़रूरत नहीं ज़्यादा अब सामान की, कपड़े लत्ते होंगे, जो थोड़ा बहुत अपना थैला निकाल लो, और मैं तुम्हारे उस्ताद के पास जा रहा हूँ, जगाऊंगा और सब उसको समझा भी दूंगा। भरत अपने ट्रक के पास में खड़े रहे, और वो जो फकीर इंसान था जिस चरपाई पर उस्ताद सो रहे थे वहाँ चला गया, और एक तरह से उनको उठा भी दिया, उठा को ना जाने क्या क्या बोलता रहा, और फिर उस्ताद के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाई थी, बस वो देखते रह गए थे। इधर फकीर आया, भरत का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं सब तुम्हारे उस्ताद को बता दिया कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो, तुम कोई और काम करोगे, अब उस्ताद अपना कोई ना कोई प्रबंध करेगा, जो करना होगा खुद करेगा, अब उसकी चिंता तुम छोड़ दो।
इसके बाद वो फकीर भरत को लेकर के अब एक तरह से रोड पर चल दिया था, बातें करते हुए कुछ समझा रहा था, कुछ बतला रहा था। आखिरकार कुछ देर चलने के बाद अब वो सड़क छोड़ करके एक कच्चे रास्ते पर आ गया था। जब कच्चे रास्ते से गुजरने लगा, अब आसपास में जंगली इलाका शुरू हो चुका था। जंगली इलाके में जाते हुए भरत थोड़ा घबरा रहे थे। तब फकीर बोला, अरे बच्चा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, और हमें तो इस जंगल की आदत है। अब हमारा घर द्वार भी तो एक तरह से जंगल में ही है, तुम डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर वो अंदर घना जंगल होता जा रहा है और फकीर आगे आगे चलता जा रहा है। अब पीछे पीछे भरत चलते जा रहे हैं। आखिरकार जंगल के अंदर में वो बहुत अंदर आ चुके थे। और तब भरत को नजर आया एक मंदिर जैसा। मंदिर के पीछे अब झोपड़ी बनी हुई थी। जब मंदिर के पास पहुंचे ना, तब फकीर कहने लगा कि बेटा, यही हमारी झोपड़ी है, हम यहीं रहते हैं, एक तरह से हमारा घर द्वार यही है। हम पूरी जगह पर भटकते हुए लेकिन अपने स्थान पर जरूर आते हैं। यही हमारा एक तरह से विश्राम करने का स्थान है, और यहाँ पर हम अब साधना वगैरह भी करते हैं। अब एक तरह से तुम्हारा घर भी है, और तुम बिल्कुल परेशान ना हो। वाकई में वो जगह थी ना, जंगल के घने अंदर थी। बड़े बड़े पेड़, जंगली झाड़ियाँ हर तरफ दिखाई देती। लेकिन जहाँ पर उनकी वो झोपड़ी थी और वो मंदिर था, लेकिन मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी। मंदिर लग रहा था कि बिल्कुल सपाट है, उसमें कभी मूर्ति रखी नहीं गई हो। लेकिन वो एरिया था ना, कुछ खाली खाली था। आसपास में पेड़ बिल्कुल नहीं थे। अब ऊपर से आसमान की जो रोशनी थी, अब वो भी साफ साफ नीचे आ रही थी, और उससे उजाला हर जगह पहुंच रहा था। नहीं तो बाकी जो जंगल था ना, बहुत घना था। अब इस जगह पर आकर के थोड़ा सा उनको अलग अनुभव हो रहा था। आखिरकार अब जो फकीर था कहने लगे, बेटा, ये अपना ही घर समझो, पानी वानी पीना है, सब कुछ यहाँ पर है, फल फ्रूट है और कुछ मेवे भी हैं। हमारे पास में बहुत कुछ खाने पीने का है, जाओ तुम कुटिया के अंदर में, बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा। भरत चल पड़े थे, प्यासे थे। वहाँ मटके का पानी भी रखा हुआ था। पानी जब पिए तो बहुत ही गजब का स्वाद था। ऐसा पानी तो कभी पिए नहीं थे। एक तरह से प्यास उनकी बुझ गई थी। आसपास में फल वगैरह रखे थे, सूखे मेवे थे, भूख भी लगी थी, तो कुछ मेवे और फल का भी अब सेवन करने लगे थे। और इसके बाद भरत को नींद आ चुकी थी। जैसे ही मेवा और फल का सेवन किए, पानी पिए, और नींद एक तरह से लग चुकी थी, और वो जमीन पर बिछी हुई चारपाई पर सो चुके थे। जब उनकी आंख खुली ना, तो रात काफ़ी हो चुकी थी। समय का अनुमान नहीं था कि कितना बजा हुआ है, लेकिन आसपास में देख रहे हैं तो उसी कुटिया में है। वहाँ पर अब लालटेन जैसा कोई चीज़ जल रहा है, और बाहर में कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अब नींद तो टूट चुकी थी, कुटिया से बाहर निकल गए तो बाहर भी रोशनी आ रही थी, लेकिन रोशनी वो थी चांद की। सर के ऊपर चांद चमक रहा था, और वहाँ से रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जो वो मंदिर जैसा देखे थे ना, अब वहीं बीचों बीच में वो जो फकीर बाबा जैसे दिखाई दे रहे थे, अब वो बैठे हुए थे, और वो जैसे साधना में हो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। अब ये देखने के बाद भरत फिर अपनी कुटिया में आ चुके थे। अब फिर पानी वानी पीने के बाद फिर उनको नींद आ चुकी थी। और इस बार जब सोए ना, तो उनकी नींद जब खुली थी तब सुबह हो चुकी थी। वो फकीर बाबा उनको उठा रहे थे, अरे बच्चा उठ जाओ, तुम जब से यहाँ पर आए हो सोते ही जा रहे हो। अब सुनो, काम का समय आ चुका है, अब मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना है, सिखाना है, और तभी तो वो काम कर पाओगे। अब एक तरह से फकीर बाबा उनको कहने लगे, जाओ फ्रेश हो लो, आ करके हमसे मिलो, हमें बहुत कुछ बात करना है। अब भरत अपना फ्रेश हो करके, इसके बाद फकीर बाबा अब फल मेवा उनको दिए, बेटा नाश्ता कर लो, आ करके हमें उसी जगह पर मिलो जहां हम साधना करते हैं। अब पूरी तरह से तैयार होकर के भरत, डर तो अंदर लग रहा था
कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। आइए, ये फकीर बाबा कुछ अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ तो आसपास में कोई है नहीं, जिधर देखो भरत उस जगह को देख करके थोड़ा विचित्र तो लगता था। जंगल के अंदर में वो कुटिया बिना अब वजह का यहाँ पर क्यों रहती हैं बाबा, समझ में नहीं आ रहा था इस जगह पर रहने का मतलब क्या है। लेकिन इतना तो समझ चुके थे बाबा अब ऐसा नॉर्मल बाबा नहीं है, जरूर इनमें ऐसी कोई शक्ति होगी। हाँ, तभी तो जंगल के अंदर कुटिया बना कर रहती हैं, जरूर इनके अंदर में शक्ति होगी, ताकत होगा। हाँ, तभी तो ऐसा ही कर पाते हैं। लेकिन अभी तक उद्देश्य अब जो भरत का था ना, साफ नहीं हुआ था। बाबा क्या करना चाहते थे अभी जरा भी उनको पता नहीं चला था। लेकिन वो मौका अब आ चुका था। बाबा उसी मंदिर के अंदर में ले गए थे जहाँ पर वो साधना करते थे। मंदिर तो बस ऐसे ही था, उसमें कोई ना मूर्ति ना ऐसा कुछ दिख रहा था कि कोई देवी देवता का कभी यहाँ मूर्ति रखा गया हो। खाली सा चबूतरा जैसा बना हुआ था और उस चबूतरे के ऊपर बैठ करके वो उनको साधना करते देखा था। आखिरकार भरत को बाबा ने बुलाया, आ जाओ बच्चा, मेरे पास आओ। अब इसके बाद उसी चबूतरे पर बिठा करके कुछ भभूति दिए कुछ और जैसे तरल पदार्थ जैसा था कि भरत ये अपने शरीर पर लगाओ, कपड़े उतारो। अब पूरे शरीर पर जैसे उपटन लगाते हैं आप पूरा शरीर पर अपना लगा करके आप कुछ देर तक सूखने दो। इसके बाद जा कर के नहा लेना। अब ऐसे ही रोज रोज अब दोपहर को फिर अगले दोपहर को ऐसा ही सब उनके साथ में करवा रहे थे। भारत पूछते भी थे कि बाबा ये सब चीज़ क्या है, क्या करवा रहे हैं। तब बाबा आप मुस्कुरा के कहते कि आप एक ही बार में बताऊंगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, जो तुमसे भरत अब एक तरह से अब वो सब चीज़ें को कर कर के मन में बड़ा अजीब लगता था कि बाबा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मन में सवाल उठता था। भरत अब एक तरह से वो फकीर बाबा से पूछने लगे कि बाबा ये सब क्या करवाते हैं। बाबा मुस्कुरा के कहने लगे, अरे घबराओ मत, ये हमारे काम का एक हिस्सा है, ये करना ज़रूरी है, मैं तुम्हें उस काम के लिए तैयार कर रहा हूँ। और भरत रोज़ वो दोपहर में उपटन लगाते, भभूति लगाते, तरल पदार्थ लगाते। इसके बाद कुछ देर अब वो एक तरह से सुखाते। अब फिर जब सूख जाता तब बाबा कहते कि जाओ नहा के आओ। अब एक तरह से रोज़ का एक तरह से कार्यक्रम हो चुका था। ये काम करते करते लगभग 5 रोज बीत चुका था। भरत का मन अब बेचैन हो उठा था। क्या मैं इस जगह से भाग जाऊं? मुझे ये जगह बड़ा विचित्र लग रही है। अब बाबा का जो गतिविधि भी है बड़ा ही अजबो-गरीब है। आखिर बाबा मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन शाम के टाइम बाबा उनको उसी चबूतरे पर बुलाए कि भरत मेरे नज़दीक आके बैठो। तब भरत का दिल तेजी से धड़कने लगा था कि अब क्या होगा, बाबा क्या बताने वाले हैं। आखिरकार बाबा कहने लगे कि देखो भरत, ये सब चीज़ें मैं तुमसे करवाया हूँ ना, मैं तुम्हारे शरीर को तैयार कर रहा था। इसके बाद जो बाबा बताते चले गए ना, भरत की आंखें अब फैल करके चौड़ी हो चुकी थी, बड़ी बड़ी हो चुकी थी। दिल के अंदर में जो धड़कनें थी ना, तेज तेज होने लगी। ऐसा तो कभी उन्होंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं था। जो बाबा बता रहे थे ना, अब विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के युग में भी ऐसा कुछ होता है। बाबा का कहना था कि देखो भरत, हम तुमको चुना है, तुम्हारे अंदर अब वो क्षमता है, तुम इस काम को कर सकते हो। अब भरत सब कुछ अब समझ चुके थे कि उनको करना क्या है। वो जो काम बाबा ने बताया था ना, और वो बता रहे थे कि भरत हम तुम्हें और जंगल के अंदर ले जाएंगे, और वो पूर्णमासी की रात को, जो कल की रात है, और मैं अब तुमको अच्छी तरह से तैयार कर दिया हूँ उस काम के लिए। काम जब बताए ना, तभी भरत को लगने लगा कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा। लेकिन अब बाबा समझाने लगे, फकीर बाबा, कि देखो दिल छोटा मत करो और तुम अपना धैर्य मत खो। अब मैं तुम्हें इस लायक बना चुका हूँ और तुम अब पीछे नहीं हटोगे,
ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब एक तरह से बाबा भी, अब एक तरह से, अब जो कहा जाए ना, अब एक तरह से बाबा जी थे ना, जब भरत बोलने लगे कि नहीं बाबा, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। और तब बाबा गुस्सा में हो चुके थे और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, काबिलियत है, तुम इस काम को बड़ा आराम से कर पाओगे। तुम्हारे अंदर जो दिल धड़क रहा है ना, डर रहे हो ना, उस डर को तुम भगाओ। और देखो अब हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, बस कल की रात में ये काम हमें पूरा करना है, और नहीं तो हम ना जाने कितने समय के बाद वो मुहूर्त आएगा। अब मैं इस मुहूर्त को खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें तो भरत काम करना ही पड़ेगा, या रो के करो या हंस के करो। तुम इस जंगल से अब बाहर निकल नहीं पाओगे जब तक ये मेरा काम नहीं कर दोगे। अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा भरत, ये तुम जब काम कर दोगे ना, मैं जो तुमसे वचन दिया था और मैं उस वचन को निभाऊंगा। मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपना नया ट्रक खरीद सकते हो, तुम अपने ट्रक का खुद का मालिक बन सकते हो। आखिरकार भरत समझ चुके थे कि वो अब इस बाबा के पास आकर के फंस चुके हैं, अब इस जंगल से निकल भी नहीं पाएंगे। चाह करके भी बाबा का तेवर देख चुके थे, डर चुके थे। अब वो काम इतना खतरनाक था। अब भरत मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाबा का जो बात उन्होंने समझ में आया था, अब वही अपने दिल में अब विचार रहे थे। आखिरकार अब डर तो लग रहा था, लेकिन बाबा उनको घुड़क भी रहे थे और प्यार भी कर रहे थे कि नहीं बच्चा, बिल्कुल मत डरो, जो बताया है ना उसी हिसाब से करोगे तो सब काम बिल्कुल सही होता जाएगा, और तुम्हारे आँच ऊपर तो बिल्कुल आँच भी नहीं आएगी। आखिरकार भरत अब ना चाहते भी हाँ बोल चुके थे कि बाबा ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर में कोई आँच नहीं आना चाहिए। अगर मेरे ऊपर कोई आँच आ गई, मेरे साथ में कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा बाबा। मैं ही घर का बड़ा बेटा हूँ और मेरा परिवार मेरे से बहुत बड़ा उम्मीद रखता है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो सही मायने में मेरा परिवार अब एक तरह से अब मेरे ऊपर भरोसा पर रहता है, और वो अब गरीबी में जी रहा है और वो लोग घुट घुट के मर जाएंगे। एक तरह से भरत बाबा को समझा रहे थे कि मेरे ऊपर में कोई आँच नहीं आना चाहिए। आखिरकार बाबा उनको तैयार कर ही लिया था, खाने पीने का और सब कुछ प्रबंध किए हुए थे। ज़्यादातर वहाँ पर खाने पीने का फल फ्रूट और मेवा मिश्री यही सब सामान रखा हुआ था। पेट भर रहे थे। आखिरकार वो रात आ चुकी थी जिस रात का जिक्र अब बाबा कर रहे थे। अब बाबा जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, बाबा बेचैन थे, इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन भरत उसी चबूतरे पर बैठे हुए बाबा की एक एक हरकत का अब निगाह रखे हुए थे। आखिरकार बाबा अब भरत के पास आ गए और कहने लगे कि भरत, अब जो मैं तेरे लिए वस्त्र दिया हूँ ना, उस वस्त्र को पहन लो। अब समय आ गया, हमें चलना पड़ेगा, अभी पैदल भी चलना है, और तब जाकर के हम उस जगह पर पहुँच पाएंगे। जैसे जैसे बाबा बता रहे थे, भरत करते जा रहे थे। अब एक चोगा था, सफ़ेद चोगा, अब वो भरत को पहना दिए, और इसके बाद आगे आगे बाबा, अब पीछे पीछे भरत। चलते 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 तब तक शायद आधी रात हो चुकी थी। घने जंगल के अंदर में जैसे लग रहा था बाबा का हर तरफ देखा हुआ है। एक एक पेड़ को निगाह रखे हुए थे और उनको रास्ता पता था कि कहाँ उनको जाना है। आखिरकार उस जगह पर पहुँच गए और तब भरत देखे उस जगह को। देखने में बड़ा अलग ही लग रहा था। वो जंगल में अलग ही हट करके था। वहाँ पर एक पोखर जैसा बना हुआ था, जैसे बरसात का सारा पानी वहाँ पर इकट्ठा हो, और उस पोखर के अंदर में अब जंगली फूल भी खिले हुए थे, पानी वाले फूल, और उनकी खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। और वहाँ जगह भी जो था ना, जैसे बाबा का अब वो झोपड़ी थी जहाँ पर जंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब चांद भी दिखाई देता था, सूरज भी दिखाई देता था, और वो जगह भी वैसी थी। आसपास में जितने दूर में पोखर फैला हुआ था, वहाँ पर आसमान बिल्कुल क्लियर था। आसमान में चांद दिख रहा था।
शायद लग रहा था कि पूर्णवासी है, बड़ा बड़ा सा चांद अब दिखाई दे रहा था। और बाबा कहने लगे कि देखो भरत, हम उस जगह पर आ गए। देखो, मैंने जैसा बताया है अब वैसा ही तुम्हें करना है। तुम इस पोखर के पास में आकर के अब शांत बैठ जाना है। जैसे मैंने बताया है ना, उससे भटकना मत। अब मैं आसपास में रहूँगा। अगर तुम्हारे ऊपर में कोई आँच आएगी तब मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम डरना मत, ना डर के भागना। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम हिम्मत रखना और जो समझाए ना उसी के अनुसार चलना। वो कन्या चाहे तुम्हें कुछ उपहार देना चाहे, तुम्हें कोई गिफ्ट करे, वो सामान को लेना नहीं है। तुम्हें क्या लेना है बता चुका हूं ना। भरत अपना सर हिलाने लगे। आखिरकार बाबा उनको पोखर के पास छोड़ करके और वो जंगल में गायब हो चुके थे। अब बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे और वो जंगल में अजीब और गरीब आवाज़ अब आ रही थी, जैसे आसपास में जंगली जानवर हो। उनकी आवाज़ अब भरत के कानों में पड़ रही थी, हर तरफ से डरावनी आवाज़। अब बीच बीच में वो कुछ पक्षी उड़ते हुए तालाब के पास से, पोखर के पास से गुजर जाते थे। वो फूलों का खुशबू एक तरह से भरत को मदहोश कर रहा था, जैसे उनके शरीर में अंगड़ाइयाँ आ रही हो, जवानी जैसे उबाल मार रही हो। ऐसा उनको लग रहा था कि उनके शरीर में ताकत बढ़ती जा रही है। वाकई में उस खुशबू के आगे उनका जो डर था ना, अब बिल्कुल गायब हो चुका था। कितना समय तक वो बैठे रहे उनको पता ही नहीं चला। आज जब उस पोखर में, उस तालाब में हलचल हुई ना, तब उनका ध्यान अब पानी की तरफ गया। देख रहे हैं कि एक नौजवान लड़की उस तालाब में उतर करके और नहा रही है बिना वस्त्र के। जब उस लड़की को देखे चांद की रोशनी में, तो नौजवान लड़की, बड़े बड़े लंबे बाल, आप चेहरा चमकता हुआ। उनको देख करके अब एक तरह से भरत के मन में बहुत तरह का विचार आने लगे और वो विचार को अपना रोक रहे थे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा कभी नहीं था। शायद वो फूलों का असर था जिसकी खुशबू से उनका मन बेचैन हो रहा था। वो जरूर फूल नशीले पदार्थ अब फैला रहे होंगे, नशीले उसकी खुशबू होगी और उसके कारण उनके मन में अब गलत विचार आ रहे थे उस लड़की के प्रति। काश ये लड़की मेरे बाहों में होती। ऐसे ही विचार उनके तरफ आ रहे हैं और वो तालाब के किनारे उस लड़की को निहार रहे हैं। और तभी लड़की उनकी तरफ देखती है और वो डर जाती है। तालाब से बाहर दौड़ के निकलती है, अपने शरीर के अंगों को ढक करके अपने हाथों से जल्दी जल्दी कपड़ा पहनती है और चेहरे पर उसका गुस्सा नजर आता है साफ। ये नौजवान यहाँ कैसे आ गया, ये इस जगह पर पहुंचा कैसे। एक तरह से गुस्से से तमतमाती हुई उस नौजवान के पास जाती है जो भरत बैठे रहते हैं। भरत के पास आकर के गुस्से में पूछती है, तुम कौन हो, इस जगह पर क्या कर रहे हैं, ये जगह तो तुम्हारा नहीं है, तुम इस जगह पर कैसे आ गए। भरत उठ के खड़े हो जाते हैं और इसके बाद जो बाबा बताते हैं ना, वही सब बात करने लगते हैं। एक तरह से मुस्कुरा के कहते हैं कि देखिए, आप मुझ पर नाराज मत होइए, मैं रास्ता भटक करके इस जगह पर आ गया हूँ। मैं बहुत ढूंढने का कोशिश किया लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तब मुझे प्यास लग रही थी, इस पानी के पास आ गया, अपनी प्यास बुझा लिया। मैं इस जगह से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। वो लड़की समझ गई कि अरे ये तो कोई मुसाफिर लड़का है, आज जंगल में आकर के भटक गया है। तब वो लड़की का गुस्सा ठंडा हुआ, कहने लगी कि देखो, मैं निकाल तो दूंगी लेकिन अभी नहीं, सुबह होने के बाद में। आप पास में मेरी झोपड़ी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। अगर तुम भूखे हो तो खाना भी मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। अगर तुम थके हो तो मैं तुम्हें आराम भी करा सकती हूँ। अब इसके बाद सुबह होने के बाद मैं तुम्हें इस जंगल से अब निकाल सकती हूँ, रास्ता बता सकती हूँ, तब तुम इस जंगल से बाहर निकल सकती हो। लड़की जैसे अब एक तरह से भरत पर मोहित हो चुकी थी। अब भरत तो पहले ही मोहित हो चुके थे उस लड़की के सुंदर देख करके, चेहरा मोहरा और वो नशीले फूलों का भी काफ़ी असर भरत पर पड़ा हुआ था और उनको लग रहा था कि उनके शरीर में
बहुत ताकत आ चुकी है, मर्दानी ताकत। अब वो संभल नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि बस ये लड़की मेरे अब बाहों में आ जाए। अब एक तरह से लड़की ने अब उनको अब अपने घर की ओर लेके चलने लगी, भरत भी चलने लगे। रास्ते भर में पूछ रही थी लड़की कि तुम इस जंगल में कैसे आ गए। जो फकीर बाबा ने बताया था अब वही सब बता रहे थे। अब वही सब कुछ बताते हुए अब उस लड़की के साथ चलते चलते अब कुछ ही दूर के बाद अब उनको रोशनी नज़र आ रही थी। जब वो उस रोशनी के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक बड़ा सा झोपड़ी बना हुआ था। अब उस झोपड़ी के अंदर में ले जाती है लड़की। कुछ फल फ्रूट उनको खाने को देती है, मेवा वगैरह, सूखे मेवा। पानी भी पिलाती है। पानी भी बहुत अजीब लगता है, जो बाबा के यहाँ पानी पिए थे उससे भी ज़्यादा टेस्टी। इसके बाद पानी पीने के बाद और उनका जो से ताकत बढ़ चुका हो, ऐसा उनके शरीर में महसूस हो रहा है। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि देखिए ये हमारा बिस्तर है, अगर आराम करना चाहो आप आराम कर सकते हो। मैं भी इसी जगह पर आराम करती हूँ, हम दोनों एक साथ इसी जगह पर लेट सकते हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तब भरत करने के ना मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भरत उस लड़की के प्रेम जाल में फंस चुके थे। यूँ कहा जाए कि वो लड़की भरत के प्रेम जाल में फंस चुकी थी, दोनों लोग। इसके बाद उनका प्रेम लीला शुरू हो जाता है। अब भरत, उनको सब पता था कि उनको करना क्या है। मौका देख करके उस लड़की का एक बाल तोड़ करके और अपने कपड़े के अंदर छुपा कर रख लेते। अब इसके बाद सारा रात प्रेम करने के बाद जब सुबह 3 साढ़े 3 बजने लगता है, तब लड़की कहती कि चलो अब समय आ चुका है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूं कि तुम आराम से जंगल से निकल जाओ। और सुनो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तुम्हारे घर में परिवार में काम आएगा, और तुम ये रखो। लेकिन भरत देख रहे थे कि वो गिफ्ट बहुत ही महंगा लग रहा था, सोने चांदी का सब बना हुआ। लेकिन फकीर बाबा ने बताया था कि गिफ्ट बिल्कुल लेना मत, अगर तुम गिफ्ट ले लिए ना तो सारा कराए पर पानी फिर जाएगा। अब भरत उस लड़की को माना करते रहे कि ना, मैं गिफ्ट नहीं लेता जी, किसी का दिया हुआ अपने घर पर नहीं ले जाऊंगा। लड़की मनाती रही लेकिन भरत नहीं माने। आखिरकार लड़की अब भरत के जीत के आगे अब उनको लेकर के जंगल के रास्ते पर चल पड़ी थी। अब वो रास्ता दिखा दिया कि देखो भरत, अब तुम नाक के सीधी पर चलते जाओ और तुम इस जंगल से बाहर निकल जाओगे। अब मेरा वक्त हो गया है अब जाने का। अब इसके बाद में अब भरत एक बार मुड़ करके देखते हैं उस लड़की को और फिर अपने रास्ते पर चल देते हैं। लड़की अब पीछे की तरफ होली है। कुछ देर तक चलते रहते हैं नाक के सीध में, और तभी बगल से आवाज़ आती है, ठहर जा भरत, तेरा काम हो गया, हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमारा रास्ता इधर है। फकीर बाबा अचानक भरत के सामने आ जाते हैं। कहते हैं वो काम कर लिया, पाल तोड़ के रख लिया उसका सर का। भरत बताते हैं कि हाँ ये काम मैं कर लिया। और तब बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। आप तब पूछते हैं कि कोई गिफ्ट तो नहीं लिया ना, लालच तो नहीं हुआ ना। तब भरत बोलते नहीं, वो तो सोना चांदी बहुत कुछ दे रही थी, लेकिन मैंने नहीं लिया, जैसे आपने बताया मैं वैसे ही किया हूँ। और तब बाबा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो अब हमारा काम हो चुका है। अब वो झोपड़ी में पहुँचते हैं, तब तक सुबह हो जाती है। अब एक तरह से सारा रात जगे हुए भरत उसी झोपड़ी में आराम करने लगते हैं। और वो बाल जो था ना बाबा को दे दिए, बाबा ये है आपकी, जिस लड़की का बाल तोड़ के लाया था। उस बाल को देखकर बाबा बड़े खुश होते हैं और फिर चुपचाप एक तरफ को चल देते हैं। अब भरत जो थे थके हुए थे पूरा रात का, और उसी जगह पर सो जाते हैं। आखिरकार दोपहर के टाइम बाबा जगाते हैं, भरत उठ जाओ। अब भोजन वोजन बाबा भी करते हैं फल फ्रूट का, अब पानी वानी पी करके। और तब बाबा कहते हैं कि भरत तूने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम करना है। अब इसके बाद में एक बड़ा सा थैला अब भरत के आगे रख देते हैं। कहते हैं भरत खोलो इसको, देखो इसके अंदर में क्या है। भरत डरते हुए हाथ से थैला खोलते हैं
तो उसमें तो नोटों का बंडल बंडल दिखाई दे रहा। इतने सारे रुपये देख करके अब एक तरह से भरत आश्चर्य में पड़े हुए थे कि इतना सारा रुपया इस फकीर के पास में कहाँ आ गया। बाबा कहते हैं कि देखो, तुमसे वादा किया था ना, तुम ये काम कर दोगे तो मैं बिल्कुल अब तुम्हारा ट्रक खरीदवा दूंगा। इतने पैसे में तो तुम्हारा ट्रक भी आ जाएगा और कुछ पैसा बच भी जाएंगे। तो चलो, अब हमारा काम हो चुका है। अब तुम अपने रास्ते पर, अब मैं अपने रास्ते पर। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा और इसके बाद तुम अपना गांव निकल जाओ, जहां जाना है चले जाओ, लेकिन ये रुपया संभाल कर रखना, चोरी चकारी मत करा देना। और इसके बाद में मेरे पास में अब तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है। वाकई में अब जो भरत थे ना, अब एकदम लग रहा था सपना की तरह। इतना पैसा उनके पास में आ गया, इस पैसे से ना जाने क्या क्या कर सकते थे। बड़ा खुश थे, जल्द से जल्द अपना गांव पहुंचना चाहते थे। आखिरकार बाबा अब उनको जंगल से बाहर निकाल करके रोड पर, अब एक तरह से अब रोड के ऊपर उतार दिया था। अब फिर बाबा बोले कि गलती से इस जंगल के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं इस जंगल में मिलूंगा नहीं, और जंगल के अंदर आ गए ना तो तुम बच भी नहीं पाओगे। बाबा एक तरह से डरा भी दिए थे। और भरत भी सोच लेते कि मुझे अब क्या जरूरत है इस जंगल में आने का, जो मुझे पाना था मैं वो तो पा चुका हूँ। और उसके बाद अब रास्ते पर निकल जाते हैं। रोड पर कोई सवारी मिलता है और इसके बाद वो स्टेशन पहुँचते हैं। स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके अपने गांव आते हैं। अब परिवार को सारा पैसा दिखाते हैं, परिवार के लोग खुश हो जाते हैं इतना पैसा देख करके। अब एक तरह से उनके घर की गरीबी दूर हो चुकी थी। अब घर मरम्मत भी कराए जो टूटा फूटा था, और इसके बाद उन्होंने अब कुछ महीनों के अंदर में नया ट्रक खरीद लिया था। अब वो कहीं जाते नहीं थे, अपने एरिया में ही ट्रक चलाते थे। अब पैसे की तो कमी नहीं थी, पैसा ट्रक से भी कमाते थे और उनके पास कुछ पैसा बचा भी था। बड़ा ही खुशी पूर्वक उनका परिवार चल रहा था। गर्मियों का टाइम था, ट्रक चला करके और अपने छत पर आकर के सो रहे थे। अभी भरत का शादी नहीं हुआ था, लेकिन उनके परिवार वाले अब भरत की शादी कराने के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन अभी भरत मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले मेरी बहनों की शादी हो जाए और इसके बाद में मैं करूँगा। गर्मी की रात थी, छत पर सोए हुए थे और गहरी नींद में अचानक उनको कुछ जगाता है। जब जगाता है ना तो आंखें खोल देते हैं, और जब आंखें खोलते हैं ना तब वही जंगल वाली लड़की उनको दिखाई देती है उनके बिस्तर पर। उसकी आंखों में आंसू है, आंखों से आंसू निकल रहा है और कह रही कि भरत, तूने मेरे साथ में धोखा किया है। तुम धोखा से अब एक तरह से उस तांत्रिक के कब्जे में तुमने कर दिया है। मैं उस तांत्रिक के कब्जे में हूँ और वो तांत्रिक मुझे अब सता रहा है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब एक तरह से मैं बहुत कष्ट में हूँ। भरत, तुम मुझे उस तांत्रिक से मुक्त कराओ, तुम मुझे उस जगह से मुक्त कराओ। भरत डर जाते हैं, डर के फिर आंखें खोलते हैं तो जैसे सपने से जाग पाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर कोई आया था। एकदम अनुभव होता है वैसे ही जंगल वाली खुशबू, जो पानी के अंदर फूल खिले हुए थे, नशीले फूल, वैसा ही कुछ खुशबू उनके आसपास में फैली रहती है। एकदम डर लगता है और वो समझते हैं कि अरे ये तो मेरा सपना था, सपने के अंदर कैसे हो सकता है। अब पहली रात गुजर गया, चलो सपना था, खत्म हो गया। लेकिन दूसरी रात, तीसरी रात ऐसे ही उनको सपना आता है। वो लड़की आकर रोती है कि भरत, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, तुमने मुझे गलती से फंसा करके और उस तांत्रिक हवाले कर दिया है। भरत, तुम चाहते ना तो मैं तुम्हें और पैसा दे सकती थी, धन दौलत दे सकती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया। अब एक तरह से वही सपना बार बार रिपीट हो रहा था, और जब भी भरत की आंख खुलती थी ना तो वहाँ पर वही खुशबू, नशीला खुशबू उस जगह पर फैला रहता था। और तब कुछ रातों के बाद समझ में आ गया था, वाकई भरत को एहसास होने लगा ये सपना नहीं, ये लड़की सचमुच मेरे सपनों में अब एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में आ रही है। और तभी तो आबो हवा यहाँ का बदल जाता है, जैसे लगता है कि हम उस तालाब के किनारे हैं और वो नशीली हवा मुझे महसूस होती है। अब एक तरह से पछतावा होता है कि इतनी सुंदर लड़की ना जाने कौन थी,
मैं तो पूछ भी नहीं पाया। अब मैं उस बाबा के कहने पर लालच में आकर के अब उस लड़की को बाबा का बाल तोड़ कर दे दिया। क्या बाबा उस बाल की वजह से कब्जे में वो उस लड़की को कर लिए, जैसा लड़की कह रही है? मन व्याकुल होने लगा था। अब वो अब एक तरह से बड़े परेशान रहते थे। घर वाले पूछते थे तुम खाते पीते क्यों नहीं, काम पर क्यों नहीं जाते, लेकिन भरत का मन कहीं भी नहीं लगता था। सपने में वही सब चीज़ दिखाई देता था हर रोज़। एक रात बीती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हर रात वही सपना और वही नशीला हवा, नशीला सुगंध, सब कुछ महसूस होता था। और वो लड़की आकर के आंसू बहाती थी, रोती थी कि भरत मुझे छुड़ाओ, उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाओ। तो भरत पूछते थे कि मैं कैसे छुड़ाऊँ, क्या कर सकता हूँ? और तब वो लड़की बोलती थी कि देखो मेरा जो बाल है ना, वो बाबा एक मखमल के कपड़े में लपेट करके एक पेड़ के नीचे दबा रखा है। आज तुम उस पेड़ को पास में जाकर के खोद कर थोड़ा सा ही खोदोगे ना तो मखमली कपड़ा निकल जाएगा। और उस मखमली कपड़े को लेकर के तुम उस बाल को अब एक तरह से कहीं पानी के अंदर डाल दो, आज फिर हमारी मुक्ति मिल जाएगी, मैं उसके चंगुल से निकल जाऊंगी। इतना ही तो काम करना था, लेकिन डरे बहुत थे। बाबा ने बताया था कि अकेले तुम इस जंगल में मत आना, नहीं तो तुम इस जंगल से बाहर निकल नहीं पाओगे। मन में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस लड़की का रोनी सूरत देख करके दया भी आ रही थी कि मेरी वजह से ये लड़की फंसी है। अब बाबा उसके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। जो करना है, धन दौलत लेना है, वो तो कम से कम वो पा ले गए होंगे, लेकिन उसको अभी तक बंदी बना के क्यों रखे हुए हैं? उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है, जैसे वो लड़की कह रही थी। अंदर ही अंदर भरत तैयार हो चुके थे। अब उस जगह पर आप पहुंच जाते हैं, उस जंगल के रास्ते पर अंदर आ जाते हैं, और वो भी दिन के टाइम में। अब एक तरह से अब जितना दिमाग में आ रहा था अब उस जंगल के अंदर घुसते जा रहे थे। कई बार रास्ता भटके, लेकिन इधर उधर घूमते हुए आप फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो देखते हैं कि वो जो चबूतरा है ना अब एक तरह से खाली पड़ा हुआ है। पहले वो साफ सफाई रहता था, लेकिन अब पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते हुए जो गिरे हुए थे, सब उस चबूतरे पर बिछे हुए थे। जैसे लग रहा था कि सालों से उस जगह की सफाई नहीं हुई हो। और वो जो झोपड़ा था ना अब एक तरह से तूफान वगैरह आया होगा, आज ढह चुका था। झोपड़ा जमीन पर था, अब उसके अंदर क्या था कुछ पता भी नहीं। इतना सब देखने के बाद अब भरत को महसूस हो गया था कि ये फकीर बाबा अब इस जगह पर है ही नहीं, जैसे उन्होंने बताया था कि मैं इस जगह पर हमेशा नहीं रहता हूँ। तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो मखमली कपड़ा जिसमें बाल रखा हुआ है, जो बाल उस लड़की का तोड़े थे, वो कहाँ पर है, समझ में नहीं आ रहा था। कोई ऐसा जगह अब उनको पता भी नहीं था किस पेड़ के नीचे है। लड़की ने बताया था कि बड़ा सा एक विशाल पेड़ है और उसके नीचे जड़ के पास में वो दबा कर रखा हुआ है, लेकिन उस तरह के तो पेड़ बहुत सारे थे वहाँ पर उस कुटिया के आसपास में। कई जगह पर जाकर के उन्होंने खुदाई भी किया, लेकिन वो चीज़ मिला नहीं, मखमली कपड़ा मिला नहीं। रात हो चुकी थी और वो जगह बड़ा ही भयानक हो चुकी थी। अब एक तरह से उसी चबूतरे पर आ करके बैठ गए थे और वो सोच रहे थे कि अब दिन हो जाए, अब फिर एक बार कोशिश करूँगा। आस पास में अब वही डरावनी आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। एक तरह से दहशत में अब भरे हुए थे। इतनी भयानक भयानक आवाज़ें आसपास में जंगलों से आ रही थी। कभी कभी तो लगता था कि कोई खूंखार जानवर बिल्कुल पास में उनको घूर रहा है और वो एक तरह से कब झपटना मारेगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन डर को अपने मन से निकाल करके और उसी जगह पर बैठे रहते हैं चबूतरा के बीचों बीच में। कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जैसे नींद आई ना, फिर वही सपना उनको आ चुका था। वो लड़की आज कुछ प्रसन्न दिखाई दे रही थी कि भरत आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गए हो। अब उसके चेहरे पर एक तरह से मुस्कुराहट अब नजर आ रही थी। भरत बस थोड़ी सी मदद कर दो, मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर चलती हूँ। तुम
उस पेड़ को पहचान पाओगे। मैं तुम्हें उसका पहचान बताती हूँ। और तुम दिन के टाइम में अब उस जगह को खोदो और उस मखमली कपड़े को बाहर निकालो और फिर उस बाल को जो संभाल कर रखा हुआ है अब बहते पानी में फेंक दो। बस मैं उस तांत्रिक से आप आज़ाद हो जाऊंगी। अब जब सपना आता है ना, और वो लड़की उनको सपने के अंदर ले जा कर के और उस बड़ा सा पेड़ को निशान बताती है कि ये वही पेड़ है, इसके नीचे ज़मीन के अंदर दफन है ये चीज़ें। अब फिर सपना टूट जाता है और तब तक सुबह हो चुकी होती है। अब आंखें खुलते हैं और इसके बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब ऊपर से धूप रोशनी आती है सूरज की, और तब वो देरी नहीं करते हैं। निशान तो समझ में आ चुका था। वो पेड़ की बनावट ही ऐसी थी, उसको अपने दिमाग में बिठा रखे थे। और कुछ देर ढूंढने के बाद वो पेड़ मिल चुका था। जल्दी जल्दी अब किसी लकड़ी के औजार से और वो उस जगह को खोदते हैं। बाकी थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है, लेकिन वो चीज़ को निकाल लेते हैं। मखमली कपड़ा अपने हाथ में लेकर के आप फिर देखते हैं उसके अंदर, तो वही लंबा सा बाल चमकता हुआ सोने की तरह। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा था धूप में कि ये किसी इंसान का बाल नहीं है, ये तो सोने का बाल है। उस बाल को देख करके एकदम हैरत में पड़ जाते हैं। अब फिर देरी नहीं करते हैं, बाल को समेटते हैं, मखमली कपड़े में रख करके अपने जेब में डालते हैं और उस जगह से निकलते हैं। कई बार रास्ता भटकते हैं, लेकिन आखिरकार सफलता मिल ही जाती है। बाहर निकलते हैं और कोई भी रोड पर साधन मिलता है पकड़ करके स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन के पास ट्रेन पकड़ते हैं और फिर अपने एरिया में आ जाते हैं। सबसे पहले नदी में जाते हैं। नदी में जाने के बाद अब बहती हुई नदी में वो मखमली कपड़ा डाल देते हैं और तब उनका मन हल्का हो जाता है कि चलो आज मैंने एक अच्छा काम किया। मन के अंदर शांति मिलती है। अब ये बात ना तो अपने परिवार को किसी को बताते हैं ना किसी को। अब चुपचाप अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अब मन में एक शांति है। खाना पीना खाते हैं और फिर छत पर सो जाते हैं। उस रात भी सपना आता है, वही लड़की आती है, माहौल ऐसा ही बदल जाता है। खुशबू आती है, नशीला खुशबू, और सपने में लड़की अब एक तरह से भरत से धन्यवाद करती है कि धन्यवाद भरत जी, तुमने मेरी मदद की है। तुमने ही मुझे अब उस तांत्रिक को चंगुल में फंसाया, लेकिन तुमने ही मुझे उससे एक तरह से अलग कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के बाद हम कभी मिलेंगे नहीं। भरत आँख खोल देते हैं। माहौल ऐसा ही बना हुआ है, नशीला खुशबू का जैसे एहसास हो रहा है और जैसे लग रहा है कि वो लड़की कुछ देर पहले यहीं थी, अब नहीं है। वाकई में अब भरत के चेहरे पर अब एक मुस्कान दौड़ जाती है और वो मन ही मन कहते हैं कि चलो, मैंने जो पाप किया उसको धो भी दिया और आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मन में एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं कि चाहे कुछ भी मुझे कोई कहे कि ये काम कर लो, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मन से जो ग्लानि होती है वो उतर जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये हमें कहानी भेजे थे अजीत ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ ऐसी ही बहुत रोमांचक कहानी के साथ में। आप लोग ज़रूर कल की रात इंतज़ार कीजिएगा। इसी टाइम पर मैं वो कहानी लेकर आऊँगा और इसी चैनल पर।